हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठाएं, पूरा लाभ उठाएं और अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आपके जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं या फिर जो बच्चे अभी अभी 10th में स्टार्ट किए हैं उनको अच्छे से सब कुछ समझ में आए। और आज हम अभी तक जो चैप्टर 2 में पढ़े हैं उसके आगे पढ़ेंगे। तो हमने चैप्टर 2 यानी कि एसिड, बेस और सॉल्ट, हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है और अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस, यानी कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या फिर कितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। तो एसिड और बेस के बीच में अंतर करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं कि कौन सा एसिड है या फिर कौन सा बेस है। हमें ये पता चलता है कि या तो वो चीज़ क्या है, एसिड, या फिर वो क्या है, बेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रीन कलर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं इसका यूज़ करता हूँ। चलिए, उम्मीद है ये आपको दिख रहा हो। चलिए, ये दिखेगा। तो हम पढ़ते हैं। तो हमने ये देखा कि इंडिकेटर्स क्या बताते हैं। इंडिकेटर्स बताते हैं कि या तो वो एसिड है या नहीं तो बेस है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं बताते हैं कि एसिड कितने स्ट्रॉन्ग हैं या एसिड कितने वीक हैं। ठीक, इसी तरीके से सेम यही बात हो गया, बेस कितने स्ट्रॉन्ग हैं और बेस कितने वीक हैं। तो इसका पता करने के लिए एक स्केल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल। क्या कहते हैं, पीएच स्केल। इस पे हम मापते हैं कि एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, क्लियर है। तो आइए देखते हैं। हमने ये भी सीखा प्रीवियस सेक्शन में, यानी कि पिछले सेक्शन में, कि डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH आयंस। OH आयंस जो होते हैं वो बेस से निकलते हैं और H प्लस आयंस किस में होते हैं, एसिड में। तो हमेशा याद रखिएगा, एसिड में कौन से आयंस होते हैं, H प्लस आयंस या फिर H3O प्लस। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम। ठीक है, ये सब चीज़ याद रखने की चीज़ है। और OH क्या है, हाइड्रोक्साइड। ठीक, कैन वी क्वांटिटेवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दिस आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। क्या हम लोग इसको देख सकते हैं, खोज सकते हैं कि क्या कितने अमाउंट में है प्रेजेंट, क्या H प्लस आयंस या OH आयंस। यानी कि OH मीन्स हाइड्रोक्सी आयंस, H प्लस मीन्स हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, और क्या हम जज कर सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हम ऐसा कर सकते हैं। कैसे, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब क्या होता है, ऐसा इंडिकेटर जिसका जो वैल्यू होता है वो पूरे दुनिया में सेम होता है। यानी कि पीएच स्केल जो होता है वो 0 से लेके कितने तक होता है, 10 तक होता है। पक्का 10 तक होता है, नहीं, 0 से लेके कहाँ तक होता है,
14 तक होता है। ठीक है, अक्सर बच्चे जो होते हैं वो सोच लेते हैं कि नहीं 0 से कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में पीएच स्केल कितना है, 0 to 14। ठीक है, और हमारा 7 जो होता है वो बीच का होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। 7 से इधर जब 0 की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग, यानी कि 7 6 5 4 3 2 1 0, तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ेगा, यानी कि एसिड क्या होगा, मजबूत होगा, एसिड उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। और 7 से आगे हम बढ़ेंगे तो क्या होगा, वो बेसिक होगा। 7 से कम एसिडिक और 7 से ज़्यादा बेसिक। 7 से जितना ज़्यादा आगे जाएगा वो क्या होगा, बेसिक होगा, और 7 से जितना कम होगा वो एसिडिक होगा। ठीक है, और अगर हमारा 7 आ रहा है पीएच स्केल पे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यही सब बात इसमें लिखा हुआ है, मैंने डायरेक्ट चार्ट से बता दिया है। वही बात यहाँ इंग्लिश में लिखा है, आप लोग चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पीएच स्केल का यूज़ क्यों किया जाता है, तो यह एसिड और बेस के स्ट्रॉन्गनेस यानी कि कंसंट्रेशन को बताता है। ठीक है, 7 से नीचे, 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे तो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो उतना ज़्यादा बेसिक होगा, और 14 क्या होगा, एल्केलाइन होगा। एल्केलीज पता है ना क्या होता है एल्केलाइन, वैसे बेस जो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं, फिर डिज़ोल्व हो जाते हैं, पूरी तरीके से घुल जाते हैं, वैसे बेस को हम क्या कहते हैं, एल्केलाइन कहते हैं। ठीक, तो ये पीएच पेपर पे टेस्ट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली पीएच वैल्यू, ये सब कहीं पूछता नहीं है, लेकिन एक बार ध्यान दे देंगे आप लोग। तो यहाँ कुछ है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। लेमन जूस का पीएच कितना होता है, 2.2, यानी कि ये एसिडिक होता है। प्योर वाटर, शुद्ध जल, या फिर प्योर वाटर हो गया, ब्लड हो गया, इसका पीएच कितना होता है, 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच 10 होता है, यानी कि बेसिक नेचर का होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन NaOH, ये इसका एल्कलाइन होता है। ठीक है, और गैस्ट्रिक जूस, जो होता है हमारे पेट में जो पाया जाता है वो फुल्ली एसिडिक होता है, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 1.2। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, पूछ लेता है एग्ज़ाम में कभी कभी। ठीक है, ये सब कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, और ये पूछा भी है कितनी बार एग्ज़ाम्स में। ठीक है, ये भी पूछा है। The strength of acids and bases depends on the number of H+ ions and OH ions produced। तो सिंपल सी बात है कि एसिड जो है उसका स्ट्रेंथ, उसका स्ट्रॉन्ग वैल्यू कौन बताता है, किस पे डिपेंड करता है, एसिड्स में हाइड्रोजन आयंस पे और बेसेस में हाइड्रोक्सी आयन पे। ठीक है, OH आयंस पे। If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, then these produce different amounts of hydrogen ions. Acids that give rise to more H+ ions are said to be strong acids। तो जिस एसिड में H+ आयंस ज़्यादा होते हैं, बढ़ते हैं उसमें, उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जिसमें H+ आयंस कम होगा वो क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। यानी कि HCl में H+ आयन क्या होता है, ज़्यादा होता है हाइड्रोजन आयंस, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है
जिसमें H+ आयंस क्या होते हैं, कम होते हैं, यानी कि ये क्या है, वीक एसिड। ठीक, क्लियर है आप लोगों को। चलिए, सेम इस तरीके से बेस में भी होता है, सेम टू सेम। जिसमें OH आयंस ज़्यादा होगा, OH आयंस ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जिसमें OH आयन कम होगा वो कमज़ोर बेस होगा, यानी कि वीक बेस होगा। ठीक, चलिए, हमारे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या यूज़ है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। क्या पौधे और जानवर पीएच सेंसिटिव होते हैं? तो बिल्कुल, हमारे बॉडी का जो पीएच होता है उसका रेंज होता है 7.0 से 7.8 तक। ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। व्हेन पीएच ऑफ रेन इज लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एसिडिक रेन का पीएच कितना होता है, लेस देन 5.6। When acid rain flows into the rivers, it lowers the pH of river water. The survival aquatic life in such rivers become difficult. अब स्वाभाविक सी बात है, पानी का pH लगभग कितना होता है, 7.0 से 7.4, इतना के बीच नॉर्मल वाटर का pH होता है। और अचानक से नीचे गिर जाएगा इसका pH, तो ये कैसा नेचर का हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। और स्वाभाविक सी बात है, उसके बाद जितने भी नदी में जीव जंतु होंगे, मछलियाँ होंगी, वो क्या होना शुरू हो जाएंगी, डेड होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और मरीन लाइफ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये डू यू नो है, ये आपको जानना चाहिए, एक लाइन में मैं पढ़ देता हूँ। The atmosphere of Venus is made up of thick white and yellowish clouds of sulfuric acid. Do you think life can exist on this planet? तो स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ किसका बादल है, H2SO4। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ तो लाइफ पॉसिबल नहीं है भैया। ठीक, अगर बारिश हुई तो अगर आप खड़े हो जाएंगे तो H2SO4 क्या करेगा, H2SO4 हमारी हड्डी तक नहीं मिलेगा, इसमें इतना गंदा जलाएगा हमारा शरीर, तो फिर लाइफ कहाँ से पॉसिबल है। तो हम यहाँ देखते हैं, व्हाट इज़ द pH ऑफ द सॉइल ऑफ योर बैकयार्ड। तो बैकयार्ड में हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर पेड़ पौधे लगाते हैं, तो एक स्पेसिफिक, एक ख़ास रेंज चाहिए, यानी कि मिट्टी ज़्यादा एसिडिक होगी तो वहाँ का जो पेड़ पौधे हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, सूख जाएंगे। इसलिए एक हेल्दी पीएच रेंज होना चाहिए हेल्दी ग्रोथ के लिए। यानी कि आप लोग देखते होंगे कि जहाँ पे मिट्टी एसिडिक होता है, यानी कि उसका पीएच बहुत कम होता है, पीएच कम होता है, तो वहाँ पेड़ पौधे क्या होते हैं, बहुत न के बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि खेतों में जो होता है, लोग क्या करते हैं, मिट्टी चेक करवाते हैं कि मिट्टी का नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, या फिर एप्रोप्रिएट है। तो उस हिसाब से वहाँ पे क्या किया जाता है, खेती किया जाता है कि हाँ, उस मिट्टी का पीएच किस फसल के लिए अच्छा है। फसल को इंग्लिश में क्रॉप बोलते हैं, किस क्रॉप के लिए वो मिट्टी अच्छा है, इसका हम लोग क्या करते हैं, लैब में टेस्ट करवाते हैं, और उसको उसी हिसाब से हम वहाँ पे क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच का यूज़ होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो स्टोमक है वो प्रोड्यूस करता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है।
लेकिन हमारे स्टोमक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि हमारा स्टोमक जो होता है उसमें क्या होता है कि म्यूकस का लेयर होता है। किसका लेयर होता है? MUCUS, म्यूकस। म्यूकस का जो लेयर होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या करता है? हमारे स्टोमक को बचाता है। ठीक है, क्या करता है? इसको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक। तो डाइजेशन के दौरान क्या होता है, हमारा जो स्टोमक है वो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण हमें कभी कभी पेन और इरिटेशन भी होने लगता है। कभी कभी लगता है अरे मम्मी पेट दर्द कर रहा है। क्यों दर्द कर रहा है? क्योंकि पेट में एसिड्स ज़्यादा बन जाते हैं। और ये सिर्फ एसिड्स के कारण ही नहीं, गैस भी हो जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो जाता है, तो उस कंडीशन में पेट दर्द करता है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, एसिड का बढ़ना पेट दर्द के का कारण हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही कारण हो। तो इस पेन से, इस दर्द से निजात पाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? बेस के यूज़ करते हैं, और उस बेस को हम क्या कहते हैं? एंटासिड। तो क्वेश्चन भी पूछा है एग्ज़ाम में कि एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम किस मेडिसिन का यूज़ करते हैं, तो ये है एंटासिड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एंटासिड्स क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं ज़्यादा एसिड को, और न्यूट्रलाइज करके क्या करते हैं? हमारे पेट को आराम देते हैं और एसिडिटी को मेंटेन करते हैं। क्योंकि एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा? हमारे स्टोमक के जो वॉल हैं, उसके जो लेयर्स हैं, उसको वो डैमेज करता है, तो हमें दर्द होता है, और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा तो वो क्या हो जाएगा? हमें दर्द से आराम मिल जाएगा। ठीक है, ये कुछ एंटासिड हैं, इनको आप लोग देख लेंगे। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि आप लोग एक पेंसिल लेके, बुक लेके सामने बैठेंगे, ताकि जो भी मैं बताता हूँ बुक में ही साइड में क्या करेंगे? इधर जगह पे नोट कर लेंगे, ताकि आपको बार बार परेशानी ना हो। ठीक। तो पीएच चेंज के कारण ही क्या होता है? हमारा दांत भी सड़ जाता है। जब हमारा माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो क्या हो जाता है? हमारा इनेमल जो हो जाता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, ये डैमेज हो जाता है और हमारा दांत सड़ जाता है। ठीक है, और एक ये भी क्वेश्चन है कि इनेमल जो होता है वो किससे बना होता है, और ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी का। ठीक है, जो वाटर में डिजॉल्व बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, बट इज कॉरोड when the pH in the mouth is below 5.5. Bacteria present in the mouth produce acids by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating. The best way to prevent this is to clean the mouth after eating. तो ऐसा इसलिए होता है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारा क्या हो जाता है? दांतों में फंस जाता है। जब दांतों में फंस गया तो वो क्या करता है? वो एसिड्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और एसिड्स का जो पीएच होता है वो क्या हो जाता है? अगर 5.5 से कम होने लगता है तो हमारा दांत क्या हो जाता है? सड़ने लगता है, और दांत सड़ के क्या करता है? दर्द करता है। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं? मुंह को कुल्ला करके धोते हैं, फ्रेश करते हैं, ताकि दांतों में पार्टिकल्स जो फंसे हैं वो निकल जाएं। रात में हम ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट लगाते हैं। तो इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है, बेस होता है। द टीथ कैन न्यूट्रलाइज दिस एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। और दांत क्या करता है? दांत में जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड रिलीज करते हैं, और टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक होता है। ये दोनों क्या हो जाता है? मिलते हैं तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यानी कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर, इसमें भी यूज़ होता है पीएच का भाई। जो मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें क्या होता है? एसिड होता है। अगर डंक कभी आप लोगों को मारा हो, काटा हो मधुमक्खी, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि कितना ज़्यादा पेन होता है, सूजन आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एसिड होता है।
ये बेस होते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, ये क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो अगर कभी मधुमक्खी काट ले तो वहाँ बेकिंग सोडा लगाइए, वहाँ क्या हो जाएगा, जल्दी ही आराम मिलेगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में और पूछता भी है। ठीक, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। तो जलन किस एसिड के कारण होता है, मेथेनोइक एसिड जो मधुमक्खी क्या करता है, अपने स्टिंग से हमारे ब्लड में डाल देता है, जिस वजह से हमें जलन होता है। ये भी याद रखिएगा आप लोग, मेथेनोइक एसिड। और एग्जाम्पल्स जो भी मैं बताता हूँ वो हंसी मजाक के लिए नहीं बताता हूँ, वो आपके पढ़ाई के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, कुछ चीज़ जो होता है वो हमें नेचर प्रोवाइड करता है एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, नेटल इज ए हर्बेशियस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड। इट्स लीव्स हैव stinging hair which cause painful stings when touched accidentally. This is due to the methanoic acid secreted by them. A traditional remedy is the rubbing the area with the leaf of the dock plant, which often grows beside the nettle in the wild. Can you guess the nature of the dock plant? So next time you know that what to look out of you accidentally touch a nettle plant with turking. Are you aware of any of effective traditional remedies of such things? तो एक पौधा होता है, ठीक है, ये नेटल, ये क्या होता है, ये एक तरह का एसिडिक नेचर का होता है। इसमें कांटा कांटा छोटा 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 कांटा जैसा रहता है। कभी कभी हम रास्ते में चलते चलते कहीं झाड़ी में सट जाते हैं तो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा जलन होने लगता है, खुजली होने लगता है। तो उससे उस दर्द से आराम पाने के लिए इसी का ट्रेडिशनल रेमेडी है डॉग प्लांट का। आप लोग इसके बारे में गूगल पे देखेंगे डॉग प्लांट कैसा होता है, नहीं होता है। और आप लोग कभी ना कभी ये महसूस किए होंगे कि हाँ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें छोटे छोटे कांटे जैसे होते हैं और हमारे शरीर में सट जाता है तो बहुत ज़्यादा दर्द करता है। ठीक है, वो बस एक एग्ज़ाम्पल था। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को याद करना है वो ये रहा, ठीक है, कि विनेगर में कौन से एसिड पाए जाते हैं, एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टैमरिंड हिंदी में इमली कहते हैं, इसमें टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, चींटी के डंक में मेथेनोइक एसिड, नेटल स्ट्रिंग यानी कि मेथेनोइक एसिड। ये सब आप लोग याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, अब एसिड हो गया, बेस हो गया, अब हम पढ़ते हैं सॉल्ट के बारे में। ठीक है, आइए तो पढ़ते हैं सॉल्ट। तो हम देखते हैं कि सॉल्ट जो है वो रिएक्शन के बाद बनता है, फॉर्मेशन होता है, बनता है। तो इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं और क्या क्या यूजेज होते हैं, क्योंकि सॉल्ट एसिडिक भी बनता है। क्योंकि एसिड से जो बनेगा तो कुछ कुछ सॉल्ट ऐसे बनेंगे जो एसिडिक नेचर के होंगे। ठीक है, ये सब पोटेशियम सल्फेट KSO4, सोडियम सल्फेट NaSO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, ये सब क्या हैं, इस सब का आप लोग को याद होना चाहिए। फार्मूला मैंने ऊपर बताया है, पिछली वीडियोज़ में ही बताया, आप लोग याद करके रखेंगे। ठीक है, salts having the same positive or negative radicals are said to belong to a family. For example, NaCl and Na2SO4 belong to the family of sodium salt. तो सोडियम से जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, सोडियम सॉल्ट होगा।
NaCl एंड KCl बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड साल्ट, ये क्लोराइड फैमिली से है। तो इसी तरीके से इसको बांटा गया है। pH ऑफ साल्ट, साल्ट का pH क्या होगा, ठीक है, तो इसको pH पेपर पे हम देखेंगे। साल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ pH वैल्यू ऑफ 7। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो साल्ट होता है वो क्या होगा, न्यूट्रल, उसका pH क्या होगा, 7 होगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो साल्ट होगा वो एसिडिक नेचर होगा और इसका pH क्या हो जाएगा, 7 से कम होगा, ठीक, लेस देन 7। सेवन से कम, 7 से कम होगा। दोज आर स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। बेस अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एसिड अगर कमज़ोर हो जाएगा तो नेचर कैसा होगा, स्वाभाविक सी बात है, बेसिक होगा। यानी कि इसका pH वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा pH वैल्यू। ओके, क्लियर है। ये सब आप लोग याद रखेंगे, ये सब कॉमन पॉइंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, मतलब आई थिंक 35-40 मिनट का हो जाएगा। तो चलिए 10 मिनट का और है, इसको हम लोग पढ़ के ख़त्म करते हैं। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट से कौन कौन से केमिकल्स निकलते हैं, ठीक है। By now you have learned that the salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride, ठीक है। This is the salt that you use in food। तो हम लोग जो खाना में यूज़ करते हैं वो साल्ट कैसे बनता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl प्लस NaOH, ठीक है, इससे बनता है हमारा NaCl। और यही सॉल्ट का यूज़ हम क्या करते हैं, फूड में करते हैं, क्या करते हैं, फूड में करते हैं, ठीक। सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। सी वाटर में जो होता है, समुद्र के पानी में, उसमें बहुत तरह के सॉल्ट होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एसिडिक ही हो, बेसिक भी हो सकते हैं। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट्स। तो NaCl जो होता है इसमें से अलग किया जाता है, ऐसा नहीं कि सारे सॉल्ट को एक ही में मिला दिया जाए, नहीं तो पता चला हम लोग एसिडिक साल्ट खाए और पता चला पेट का प्रॉब्लम और बढ़ गया या फिर हम बीमार पड़ गए। डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड साल्ट्स आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लोग सॉल्ट क्या करते हैं, केमिकल प्रोसेस से ही बनाते हैं, सी वाटर से भी अलग करते हैं, और या फिर सॉल्ट के क्या होते हैं, पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, वहाँ से भी हम लोग खोद के उसको रिफ़ाइन करके तब हम उसको यूज़ करते हैं, उसके इम्प्योरिटीज़ को हटा के तब यूज़ करते हैं। इसके लार्ज बड़े बड़े जो क्रिस्टल होते हैं ये ब्राउन होते हैं, किसके कारण, इम्प्योरिटीज़ के कारण, अशुद्धि के कारण। और ऐसे साल्ट्स को हम क्या कहते हैं, रॉक साल्ट। बेड्स ऑफ रॉक साल्ट्स वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बाइगोन एजेस ड्राइड अप। रॉक साल्ट इज माइंड लाइक कोल। तो रॉक साल्ट को भी हम लोग क्या करते हैं, पहाड़ से खोद के लाते हैं। तो महात्मा गांधी के बारे में तो सुने ही होंगे आप। दांडी मार्च कब हुआ था भाई, 1930 में। किसने किया था, महात्मा गांधी, ठीक है। ये एक हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड जो क्या था, यानी कि नमक, नमक, दांडी मार्च को हम लोग क्या कहते हैं, नमक सत्याग्रह, ठीक है। तो मेन जो सिंबल था वो क्या था, नमक ही था, सॉल्ट ही था, सॉल्ट मूवमेंट, ठीक है। कॉमन सॉल्ट का रॉ मटेरियल
क्या होता है केमिकल्स में। द कॉमन सॉल्ट दस obtained from important raw materials for various materials of daily uses such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and mini mode। तो ये सब में क्या होता है, सॉल्ट पाए जाते हैं। ठीक, इन सभी से कॉमन सॉल्ट के लिए कच्चा माल यही है। इनके केमिकल सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें से कैसे निकालेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि ब्राइन से, तो क्या होगा, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि NaCl में हम पानी मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, क्लोरीन गैस गिवन एट ऑफ द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। Sodium hydroxide solution is formed near the cathode and three products formed in this process are all useful। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कैथोड पे क्या है, हाइड्रोजन, और एनोड क्या है, क्लोरीन। यानी कि कैथोड होता है कटायन प्लस, एनोड क्या हो जाता है, माइनस। कैथोड मतलब प्लस आयंस, एनोड मतलब माइनस आयंस। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम सोडियम क्लोराइड में अगर हम वाटर मिलाते हैं तो क्या हमारा प्रोडक्ट आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस निकला। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, तो हम यहाँ देखते हैं क्लोरीन जो होता है प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। दिस क्लोरीन गैस इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ये क्लोरीन गैस जो होता है इसका यूज़ किस में होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये प्रोड्यूस होता है बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। तो इसका यूज़ हम क्या करते हैं, ड्राई स्लेक्ट लाइम के साथ यानी कि CaOH का होल ट्वाइस के साथ करते हैं, तब क्या बनता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम क्या कहते हैं, CaOCl2। ठीक है, यानी कि CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम क्या करते हैं, क्लोरीन मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, CaOCl2 और वाटर इसमें से रिलीज़ होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ होता है भाई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है, पेपर मिल्स में होता है भाई। क्यों, पेपर को जो वाइटनेस देने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कपड़ा को वाइट करने के लिए होता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज़, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ होता है। फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स, पीने वाले पानी में भी इसका यूज़ होता है। यहाँ हम देखते हैं कि बरसात के टाइम में पानी जम जाता है, चारों तरफ से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते हैं ताकि पानी में क्या हो, बैक्टीरिया ना आए। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, एक शॉर्ट वीडियो इस पे और बनेगा, कल का 15-20 मिनट का वीडियो होगा, तो इसको हम लोग क्लियर करेंगे क्योंकि ये भी और है, वीडियो लंबे हो जाएंगे तो आप लोग देखते नहीं हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग फिर मिलते हैं और थोड़ा सा जो बचा रहेगा उसको हम लोग कवर करेंगे, और कल एक नया चैप्टर 3 भी आगे हम पढ़ेंगे और आगे देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए और क्या कीजिए, शेयर कीजिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, आपको समझ में आ रहा होगा। और बेल बटन को क्या करें, दबा दें, ताकि मेरी जो वीडियोस बनेंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए, थैंक यू, टेक केयर।